हिस्टोग्राम कैसे बनाते बच्चे? हिस्टोग्राम के लिए आपको लिमिट चाहिए होती है, ग्रुप्ड डेटा चाहिए होता है, इट्स नॉट कॉन्टिन्यूस ग्रुप्ड डेटा, है ना। तो इस डेटा में आप हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। हिस्टोग्राम के लिए या सिंपली आप ये समझ लो बस कि दोनों ही वैल्यूज न्यूमेरिकल होनी चाहिए। अगर आपके पास एक वैल्यू जो है वो अल्फा न्यूमेरिकल है और एक न्यूमेरिकल है, तो उस केस में हम हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे। हाँ, इसमें हम बनाएंगे बार ग्राफ, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। तो बार ग्राफ बनाने के लिए सिंपल सा बार ग्राफ मैंने तो यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है कॉपी में से, बुक में से आप देख सकते हो, समझ सकते हो। अगेन ये वाली जो वैल्यूज हैं ये कहाँ पर आएंगी, ये आएंगी वाई एक्सिस पर, और ये वाली वैल्यूज आएंगी, सॉरी, एक्स एक्सिस पर, और ये वाली वैल्यूज आएंगी वाई एक्सिस पर। अब क्योंकि यहाँ पर हम 910 से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, अगर 1010 से स्टार्ट करते तो हमें बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ता, 900 तक जाते जाते इतना बड़ा हो जाता। और अगर 100 से स्टार्ट करते तो बस दो में ही पूरा काम हो जाता, 100, 900 और फिर 1000। तो इसलिए हमने 1010 का डिफरेंस तो लिया, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करी, 910 से। और क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है अनइक्वल, 0 से लेके 910 तक का डिफरेंस कितना हुआ, 910, और 910 से 920 का डिफरेंस कितना है, 10 है। तो इक्वल नहीं है, डेट्स वाई हमने यहाँ पर किंक लगा दिए। ठीक है, नाउ किंक लगा दिया। अभी वंश पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, वर्कशीट के क्वेश्चंस में बाद में बताऊंगा, नॉट अभी। किंक लगा दिया और हमने ये अपनी वैल्यूज, अगेन यहाँ पर याद रखना जो बार ग्राफ होता है उसमें हम कभी भी जो बार्स होते हैं उनको साथ में नहीं बनाते। ऐसे मत करना कि यहीं से दूसरा बार भी स्टार्ट कर दिया, वो हिस्टोग्राम में होता है। सो यहाँ पर हमने ये बना दिए बार्स, जो जो हमारे सेक्शंस दिए हुए थे, और इनकी वैल्यूज हमने इस तरह से ग्राफ पर प्लॉट कर ली। शेड्यूल कास्ट का था कितना, 940, तो 940 तक हो गया। और शेड्यूल्ड ट्राइब का था कितना, 970, तो 970 तक हो गया। ये आप इजली, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? आई होप अब वॉइस भी क्लियर हो गया होगा। यस सर। हम्म, सर हाँ जी बोलो। वो वाला कौन सा ग्राफ होता है जिसमें जैसे अब ये शेड्यूल कास्ट वाला है, इसमें ही दो मतलब वो आते हैं चीजें वो डबल जो। ग्राफ होता है, वो आएगा अभी, सेक्शंस अच्छा वाला वो अभी अलग आएगा। होता वो आएगा अभी, जिसमें दो दो होते हैं बार ग्राफ, एक साथ ही चिपके हुए होते हैं। वो तब हम जब दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, जैसे दो क्लासेस का, सेक्शंस का कर रहे हैं, या फिर दो कम्युनिटी का कर रहे हैं, तो वो तब आता है। अभी वो आएगा, तब देखना। तो ये क्लियर है, ये आप बना लोगे आई एम श्योर। इसमें फिर उन्होंने पूछा है कि इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से आप किस कंक्लूजन पे आ सकते हो? क्या कंक्लूजन की सबसे कम जो डिफरेंस है वो किस में है, या सबसे ज्यादा डिफरेंस है वो कौन सी कम्युनिटी में है ना, कौन से सेक्शन में है, आप यही कंक्लूजन दिखा सकते हो। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अर्बन जो एरियाज हैं वहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स एज पर 1000 बॉयज सबसे कम है, 910 फॉर 1000 बॉयज, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत रेशियो है, या फिर कहें इनबैलेंस्ड रेशियो है। और सबसे ज्यादा जो बैलेंस्ड है, मीन सबसे ज्यादा बैलेंस्ड अगर आप देखोगे तो किसमें, शेड्यूल्ड ट्राइब में। शेड्यूल्ड ट्राइब में 970 मीन्स वहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स आर मोर फॉर 1000 बॉयज। ठीक है। सो कुछ भी कंक्लूजन अगेन ये क्लास में डिस्कस करने का है, तो आप डिस्कस कर सकते हो, क्यों है उसके रीजंस फाइंड आउट कर सकते हो, ये एक अलग इशू होगा। बट हाँ, आप इससे कोई भी कंक्लूजन निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इजी, ये भी कैसा ग्राफ होगा, ये भी बार ग्राफ होगा, क्योंकि इसमें अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। यहाँ पर आपको पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए हैं कुछ, ABCDEF, उनके सीट्स वॉन दिए हुए हैं, एंड वी नीड टू ड्रॉ अ बार ग्राफ। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है बार ग्राफ, तो आप बार ग्राफ ही बनाओगे, नहीं भी लिखा होता तो भी हम बार ग्राफ बनाते। यहाँ पर आप देखोगे हमने किंक नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने 10-10 का ही डिफरेंस रखा है, बिकॉज हमारी वैल्यू मिनिमम 10 और मैक्सिमम कितनी है, 75। तो 10 से लेकर 0 से 100 के बीच में ये पूरा हो जाएगा। तो हमने 80 तक बनाया, आप 90 तक बनाओ, बट इतना बनाना है कि आपकी सारी वैल्यूज उसमें आ जाए। और यहाँ पर तो किंक आने की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो
अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इसमें डिफरेंस हम देखते ही नहीं है। सो बार ग्राफ आपने बनाया पार्टी ए का, बी का, सी का, डी का, ई का एंड एफ का। इनको कभी भी असेंडिंग ऑर्डर में मत रख देना। पता चला ज्यादा स्मार्ट बनो कि पहले हम सबसे छोटा बनाएंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे नहीं करना होता है। डेटा जिस फॉर्मेट में दिया है उसी फॉर्मेट में आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है। यू डू नॉट अरेंज रीअरेंज दीज वैल्यूज। फाइन। अब आप इसमें से बता सकते हो कौन सी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट्स जीती हैं इसमें। विच पार्टी हैज वोन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। ए। और सबसे कम किसने जीती हैं? मिनिमम। ई। ऑफ कोर्स। ये लिखना मत भूलना, लेबलिंग जिस भी एक्सिस पर आप जो वैल्यूज लिख रहे हो ले रहे हो, ठीक है। सीट्स वॉन पॉलिटिकल पार्टीज। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप कर सकते हो, मैंने कर लिया है, आप भी कर सकते हो। मैंने नाइन्थ क्लास में 10th किया था, जब मैं नाइन्थ में था। आप नाइन्थ क्लास में हो, आप करना। ये है थोड़ा सा डिफरेंस। अब यहाँ पर मैं दो चीजें आपको बताता हूं। जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात, अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज मींस जिसमें अल्फाबेट्स भी आते हो और नंबर्स भी आते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अल्फाबेट्स आ रहे थे तो उनको मैं अल्फा न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, वो हालांकि पूरे अल्फाबेटिकल है, लेकिन उसमें नंबर्स भी आ सकते थे, A1 पार्टी, A2 पार्टी, समथिंग लाइक दैट। तो उनके मिक्स डेटा को हम अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज बोल देते हैं। हाँ, तो फर्स्ट बात मैंने जो बताई थी वो बताई थी, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो जो आपकी टेबल होनी चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, याद है ना, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास शुड बी इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो आप इनको इक्वल करोगे। फाइन। सेकंड थिंग याद रखनी है ग्राफ बनाने में, स्पेशली जब आप हिस्टोग्राम बना रहे हो, कि जो डिफरेंस है क्लास साइज वो सेम अगर नहीं है, मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, तो हम नॉर्मल हिस्टोग्राम नहीं बनाते हैं। फिर उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ता है, जो आगे क्वेश्चन में हम करेंगे जब आएगा। नहीं बनाते नॉर्मल हिस्टोग्राम। उस केस में हमें कुछ और करना पड़ता है, वो क्या करना पड़ता है वो भी बताऊंगा। तो अभी ये वाली कंडीशन है हमारे पास, हमारी जो क्लासेस साइज है वो तो इक्वल है, लेकिन हमारी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स हैं कॉन्टिन्यूस क्लासेस की वो इक्वल नहीं है। तो इनको इक्वल बनाना आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया होगा, छोटी क्लासेस में। याद है या नहीं है, करवाया है किसी को कि हम इनको इक्वल कैसे करते हैं? हाउ डू वी मेक देम इक्वल? यस, हम क्या करते हैं, चलो मैं बता देता हूँ। आप सिर्फ ये देखोगे कि दोनों में डिफरेंस कितने का है। जरूरी नहीं है, कोई कोई बच्चे को रट लेते हैं कि 0.5 प्लस करते हैं, 0.5 माइनस करते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको ये देखना होता है कि दोनों में डिफरेंस कितने का है। अब जैसे ये 126 है और दूसरी वाली क्या है, 127 है, तो दोनों में कितने का डिफरेंस हुआ बताओगे? कितने कितने का डिफरेंस है, वंश तुम ही बताओ चलो। कितने कितने का डिफरेंस है? 1 1 का डिफरेंस है ना। तो 1 का हाफ क्या होता है? 1 का हाफ होता है जितने का भी डिफरेंस होता है उसका हाफ। जैसे 1 का हाफ होगा 0.5, 1 का हाफ हाफ या 0.5, तो 0.5 हम लोअर लिमिट में से तो कर लेंगे माइनस, और अपर लिमिट में कर देंगे प्लस। ऐसे ही होता है। ये याद है या नहीं? ये छोटी क्लासेस में बताया जाता है कॉन्टिन्यूस कैसे बनानी होती है। अगर किसी किसी स्कूल में, हर स्कूल में नहीं, एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट 8th क्लास में, 7th क्लास में बहुत सारे स्कूल से बता दिया जाता है। आपको सिर्फ क्या करना है, लोअर लिमिट में से जो भी डिफरेंस है उसका हाफ माइनस कर देना है, और अपर लिमिट में वो डिफरेंस ऐड कर देना है। उससे आपके पास कुछ ऐसी टेबल आ जाएगी। 1 का डिफरेंस है तो हम 100, देखो 118 था तो 117.5 आ गया। फाइन। और 126 है तो 126.5 आ गया।
इस केस में फ्रीक्वेंसी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो एज इट इज रहेगी, इसको चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। चेंज आपको किसको करना है, बस ये करना है कि जितना भी डिफरेंस है उसका हाफ लोअर लिमिट में से तो माइनस करोगे और अपर लिमिट में कर दोगे प्लस, और इससे ही आपकी जो क्लासेस हैं वो इक्वल हो जाएंगी, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नो, यू कैन नॉट डू दैट आदित्य, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया, सपोज करो आपने यहाँ पे 126 लिखा और यहाँ भी 126 लिख दिया, तो उससे फिर ये डेटा भी पूरा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 118 टू 126 में 126 वाली जो लीव है जिसकी साइज 126 है वो यहाँ पर काउंट हो रही है, थ्री नंबर, थ्री लीव्स में ऐसी भी लीव हो सकती है जिसकी लेंथ कितनी होगी, 126। अगर आपने यहाँ भी 126 लिख दिया तो उस केस में यहाँ पर तो 126 लेंथ वाली लीव नहीं आएगी, फिर उसको हमें कहाँ भेजना पड़ेगा, इस वाली क्लास में। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी 126 है या नहीं है ना। और डेसिमल में जब हम वैल्यूज करते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपर क्लास में प्लस करना है और लोअर क्लास में से माइनस। यस बच्चे, लोअर क्लास में से आप माइनस करोगे हमेशा और अपर क्लास में प्लस करोगे, ठीक है। डेसिमल वैल्यूज करने से हमारे डेटा में कोई चेंज नहीं आएगा, नंबर ऑफ लीव्स डेसिमल में तो नहीं हो सकती, तो उससे हमारे डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने ये करा 126 यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी, तो उस केस में डेटा पूरा का पूरा गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि 126 वाली लीव यहाँ नहीं आएगी, यहाँ आएगी। अब हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ लीव्स में 126 वाली लीव थी या नहीं थी, अगर थी तो उसे हमें यहाँ पर रखना होता, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो है या नहीं है। फाइन, अगर डिफरेंस 2 है तो आप 1 1 का करोगे, हमेशा डिफरेंस का हाफ। अगर डिफरेंस 2 होता इन दोनों में, सपोज ये 126 और ये 128 होता, तो इसको हम 127 कर लेते और इसको इसमें से सॉरी माइनस कर देते 1 और इसमें 1 प्लस कर देते। जितना भी डिफरेंस हो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, याद नहीं करने की जरूरत, आपको बस ये याद रखना है कॉन्टिन्यूस क्लासेस नहीं है, तो डिफरेंस देखो और डिफरेंस जितना भी है उसका हाफ आप माइनस और प्लस करोगे। वेदर 5 का डिफरेंस है तो ढाई ढाई कर दोगे, 2.5। 10 का डिफरेंस है तो आप 5 5 कर दोगे, 20 का डिफरेंस है तो 10 10 कर दोगे, ठीक है। जितना डिफरेंस है उसका हाफ ही हमेशा करना है। कई टीचर कह देते हैं 0.5 करना है, रट लो इसको, नहीं प्लीज ऐसा नहीं करना है, हर केस में 0.5 नहीं होगा। हालांकि क्वेश्चंस जब आते हैं तो मोस्टली 0.5 वाला ही 1 1 का ही डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कि हम 0.5 ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस 1 का है तो उसका हाफ करोगे, अगर 2 का डिफरेंस है तो उसका हाफ 1 करोगे, ठीक है। सो इस तरह से ये टेबल बन गई। अब आपके पास कॉन्टिन्यूस टेबल है, आप सिंपली इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, जैसा ग्राफ बनाते हो आप नॉर्मली। ये रहा ग्राफ, हमने यहाँ पर वैल्यूज रखी, यहाँ पर किंक का यूज करेंगे क्योंकि हम वैल्यूज जो स्टार्ट कर रहे हैं 117 से कर रहे हैं, और फिर इन दोनों के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, 9 9 का डिफरेंस है। संस्कृति हमने इसलिए किया क्योंकि ग्राफ सपोज करो, लेट मी शो यू अगेन, सपोज करो हमने ये काम ना किया होता, ठीक है, और हम इसी से ग्राफ बनाना चाहते, चलो बनाकर देखते हैं, लेट्स सी कि हम इससे ग्राफ बना पाते हैं या नहीं बना पाते। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो पहले हमने 118 करा ड्रॉ, फिर हमने 126 किया, फिर हमने 127 किया, फिर हमने 135 किया। तो आप खुद ही देख सकते हो 118 टू 126 कितने का डिफरेंस है, बताइए। 118 टू 126 कितने का डिफरेंस है, 8 का है। और 126 से 127 का डिफरेंस कितना है, 1 है। फिर अगेन 8 का है, फिर अगेन 1 का होगा। तो क्या हम ऐसा कोई ग्राफ बना सकते हैं जिसमें जो बार्स हैं या जो हिस्टोग्राम्स के बार्स हैं उनकी विथ सेम ना हो, कैन यू डू दैट, यस। ग्राफिकल वैल्यूज हमेशा यूनिफॉर्म होनी चाहिए एक एक्सिस पर। दैट्स वाई इस चीज को खत्म करने के लिए मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं है कि मैं इस पूरे डेटा को यहाँ पर एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर सकूं। दैट्स वाई हमें ये कॉन्टिन्यूस करने की जरूरत पड़ती है। फाइन, आई होप क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द ग्राफ अगेन।
सो ग्राफ में हमने किंक लगाया, 117 से 126 के बीच में 9 का डिफरेंस है, फिर 126 के से 135 के बीच में भी 9 का डिफरेंस है, लेकिन 0 से 117 का डिफरेंस देखो 117.5 का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस इक्वल नहीं है, डेट्स वाई हमने यहाँ पर किंक का यूज किया। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 क्योंकि कितनी वैल्यूज हैं, हार्डली हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 12 है, तो ये हमने 1 1 का डिफरेंस ले लिया, जिससे कि इजिली हमारा ग्राफ पर प्लॉट हो जाएगा। इसमें हम 10 10 का डिफरेंस नहीं लेंगे, 10 का लोगे तो एक ही बॉक्स में आपकी सारी बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। तो हमने यहाँ पर 1 1 का डिफरेंस लिया, तो किंक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी का डिफरेंस कैसा है, इक्वल है। और हमने ये वैल्यूज कर दी प्लॉट। हिस्टोग्राम है तो याद रखना इसमें वैल्यूज आपकी जो भी होंगी वो कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए, 1 2 3। अब इस ग्राफ को देखकर आप बता सकते हो कि क्या आप बता सकते हो कि इसके लिए हम कोई और टाइप का ग्राफ भी बना सकते हैं या नहीं। देखो हिस्टोग्राम जब भी बना रहे हो आप, तो उसका दूसरा टाइप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, जो इनकी मिड वैल्यूज को मिलाकर बन जाता है। तो जब भी आपसे हिस्टोग्राम का ऑल्टरनेट पूछा जाए तो आप कह दो यस वी कैन ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो अभी हम करेंगे आगे एक क्वेश्चन आएगा। बट अभी फिलहाल आप ये याद रखो, जब भी हिस्टोग्राम का ऑल्टरनेट पूछा जाए तो उसका जवाब होगा यस, और क्या जवाब होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम बना सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम हिस्टोग्राम की हेल्प से ही बनाते हैं एक्चुअली, दैट्स वाई इसका ऑल्टरनेट हिस्टोग्राम का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो सकता है। सो आप इसका आंसर क्या दोगे, यस देयर इज अनदर suitable graphical representation which is frequency polygon for this data। उसको मिक्सअप मत करो अभी वंश, अभी फिलहाल स्टेटिस्टिक्स पर, वो अलग चीज होती है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। चलो दूसरा, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप दो, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 153 मिलीमीटर लॉन्ग एंड व्हाई। क्या सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लीव्स जो है वो 153 मिलीमीटर लॉन्ग है, 153 मिलीमीटर लॉन्ग सबसे ज्यादा लीव्स हैं। कैसे पता, अगेन हाउ डू यू नो। चलो लेट मी आंसर दैट फर्स्ट, उसके बाद में बताता हूँ। आप ग्राफ में से देखो ना, सारी जो मैक्सिमम लीव्स है वो 153 मिलीमीटर लॉन्ग नहीं है। आप ग्राफ से पता लगा रहे हो कि 144 से लेकर 155 तक की लीव्स हैं। हमें एग्जैक्ट नंबर थोड़ी पता है, हमें एग्जैक्ट लेंथ थोड़ी पता है, हमें सिर्फ ये पता है कि भाई जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं वो 144 से 153 के बीच में है। अब कितनी है ये नहीं पता, हो सकता है 152 हो सकता है 145 हो, ये तो नहीं पता ना हमें, एग्जैक्ट नंबर उनकी लेंथ तो नहीं पता। हमें सिर्फ एक रेंज पता है कि भाई इसके बीच में जो लीव्स हैं वो है सबसे ज्यादा लीव्स। तो इसमें हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 153 वाली ही सबसे ज्यादा लीव्स हैं। आप क्या बोलोगे, 144 टू 153 वाली लीव्स की जो नंबर है वो सबसे ज्यादा है। सो नो, इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर ऑफ 153 मिलीमीटर। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है वो 145 से 153 की रेंज में है, मींस इस लेंथ की है, इसके बीच की लेंथ की है। ठीक है, ग्राफ को देखकर ही आपको साफ पता चल रहा है, 153 पर तो नहीं है सबसे बड़ा ग्राफ, 153 से 144 इसके बीच का ग्राफ है जो सबसे बार है, जो सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में लाए करके मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 153 पर नहीं। ठीक है, क्लियर सभी को। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सारे क्वेश्चन अभी ऐसे ही हैं, ये आया एक और क्वेश्चन। नियॉन लैंप्स हैं, उनकी लाइफ दे रखी है, यहाँ पर आप सिंपल सा ग्राफ है, यहाँ पर ना तो डिसकॉन्टिन्यूस है और ना ही इनका डिफरेंस अलग है। तो सिंपल सा ग्राफ आप बना दोगे जैसा आप बनाते हो, 100 का यहाँ पर लिया है हमने डिफरेंस, और 300 से स्टार्ट किया है तो किंक लगा दिया, और 10 10 का, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू हमारी क्या है 86 है, लोएस्ट वैल्यू हमारी क्या है 14 है, तो 10 10 का डिफरेंस लेकर
नॉर्मल हिस्टोग्राम आपने ड्रॉ कर दिया। ये तो कर सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें कोई भी कैच नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें देखकर बताओ, हाउ मेनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700? 700 से ज्यादा लाइफ टाइम कितने लैम्प्स का है लाइफ टाइम? आप टेबल में से देखकर भी बता सकते हो, ग्राफ से भी देखकर बता सकते हो। 700 से ज्यादा ज्यादा, 700 से ज्यादा ज्यादा मीन्स उसकी सारी फ्रीक्वेंसीज को आपको ऐड करके बताना है। 700 से ज्यादा ज्यादा है, एक तो ये 70 लैम्प्स, देन वी हैव ये 60 लैम्प्स, देन वी हैव ये 50 लैम्प्स, है ना? आई होप ये करेक्ट है। तो इनको ऐड कर दोगे आप, 50 या 54 है, जितने भी है ये। 50 नहीं है, सॉरी, ये ग्राफ नहीं है, तो मैंने उनको करेक्ट नहीं किया। तो यहाँ से देख सकते हो 700 से ज्यादा कौन से हैं, ये है 700 और मोर, 700 और मोर, ठीक है, ये इक्वल भी आएगा यहाँ पर। यस, तो 184 लैम्प्स हैं जिनकी लाइफ टाइम 700 और मोर है। ये आगे डबल वाला जो तुम कह रहे थे वर्ष, यहाँ पर हमें दो सेक्शंस के मार्क्स दिए हुए हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और बच्चों की संख्या है। 0 to 10 मार्क्स आए 3 बच्चों के सेक्शन ए में, 10 to 20 आए 9 बच्चों के मार्क्स, 20 to 30 आए 17 बच्चों के, 30 to 40 12 के, 40 to 59 के, और यहाँ पर सेक्शन बी में भी इस तरह से मार्क्स है। अब इन दोनों को हमें एक ही ग्राफ पर बनाना है, और वो भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम मोस्टली तभी बनाते हैं जब हमें दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना होता है। तो आपने क्रिकेट मैच में भी देखा होगा, दोनों टीम्स के वो होते हैं, बने होते हैं इस तरह से, या दो प्लेयर के अगर बताने होते हैं रन्स का, कुछ कंपैरिजन करना होता है, इस तरह से बना होता है। आई होप देखा हो सभी ने, इस तरह से बना होता है कि ये किसी प्लेयर 1 के हैं और ये प्लेयर 2 के हैं, है ना? उससे कंपैरिजन हो जाता है कि किसका एवरेज ज्यादा है कम है। तो वही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है, और मोस्टली हम उसे तभी बनाते हैं। हाँ, साइंस में भी होता है ये। तो हम इसे तभी बनाते हैं जब हमें कंपैरिजन करना होता है, जिससे डेटा को देखकर पता चल जाए कि कौन किसका परफॉर्मेंस बेटर जा रहा है, या ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किस पॉइंट पर ज्यादा हुआ, किस पॉइंट पर कम हुआ। यस, बहुत इजी है, बस इसमें आपको ये याद रखना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आपको ये याद रखना है कि आपको सबसे पहले क्लास मार्क कैलकुलेट करना होगा। क्लास मार्क मीन्स, जैसे इसका क्लास मार्क होगा 0 to 10, लोअर लिमिट इसकी 0 है, अपर लिमिट 10 है, तो 0 + 10 10 हुआ, 10 का क्लास मार्क क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना? ऐसे ही आपको सारे क्लास मार्क कैलकुलेट करने हैं। इसका 5 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा, इसका 35 हो जाएगा, इसका 45। मोस्टली क्लास मार्क, अगर क्लास साइज इक्वल है तो क्लास मार्क के बीच का डिफरेंस भी इक्वल ही होता है। तो ये क्लास मार्क हो जाएगा। क्लास मार्क हम किस लिए कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी, इनके बेस पर पॉइंट लगाना होता है। अभी करके दिखा देते हैं। ये ऐसे टेबल आप बनाओगे पहले, मार्क्स तो ये है देखो, 0 to 10 to 20 वो दोनों के ही सेम है, तो उसकी बस हमने एक ही कॉलम बना ली। उसके बाद में क्लास मार्क कैलकुलेट किए। क्लास मार्क आपको पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये क्लास मार्क आ गए। ये सेक्शन ए की फ्रीक्वेंसी है, ये सेक्शन 2 की फ्रीक्वेंसी है। तो इनको जब हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे कुछ इस तरह से, देखो 5 और सेक्शन ए के लिए 3, ये तो है एक्स एक्सिस की वैल्यू, ये है वाई एक्सिस की वैल्यू। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा किस पर, वाई एक्सिस पर, एंड मार्क्स आएंगे एक्सिस एक्स एक्सिस पर। तो हम पहले क्लास मार्क निकालेंगे, क्लास मार्क वंश। तो फिर असाइनमेंट में क्वेश्चन कैसे करे थे क्लास मार्क वाले, वो 75 तुमने कैसे लिखा था गलत आंसर? था, गलत था? तुक्का मारा था। तुक्का नहीं मारना है मैथ्स में प्लीज। तुक्का मारोगे तो मुझे लगेगा तुम्हें आता है अगर सही हुआ, और मैं आपको कभी भी बताऊंगा नहीं, और फिर एग्जाम में आएगा तो आप कहोगे ये तो हमें आता ही नहीं था, है ना? नहीं आता है तो मना कर दो, हमें नहीं आता। यहाँ पर मैंने असाइनमेंट देता हूँ सिर्फ यही जानने के लिए कि आपको क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। अगर आप तुक्का मार के सही करोगे तो मुझे तो यही लगेगा कि आपको आता है, और मैं राइट कर दूंगा, चलो इस बच्चे को सब कुछ आता है, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना?
तो क्लास मार्क आता है सिर्फ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करके। जिस भी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क कैलकुलेट करना है उसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा उसका क्लास मार्क। तो इस तरह से हमने सारे क्लास मार्क ड्रॉ किए और इनको हमने कोऑर्डिनेट्स बना ली। ये 5 जो होगी ये वैल्यू होगी एक्स एक्सिस की, एब्सिसा जिसे बोलते हैं, और ये होगा ऑर्डिनेट 5 3। फिर दूसरा हो जाएगा 15 9, फिर तीसरा हो जाएगा 25 17, फिर फोर्थ हो जाएगा 35 12। इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पर मार्क करना है जो कि यहाँ पर कर रखा है, देखो 5 3 है, उसके बाद में यह 15 9, उसके बाद में यह 25 17। पहले एक क्लास का कर लिया हमने, सेक्शन ए का। फिर दूसरे सेक्शन का किया, दूसरे सेक्शन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5 5 15 19 25 15। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो सही तरीका तो यही है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो उसका दूसरा तरीका क्या होता है कि आप ये क्लास मार्क मत कैलकुलेट करो, आप सिंपली हिस्टोग्राम बना लो जैसे आप बनाते हो, ठीक है। और बस हिस्टोग्राम पे जो मिड वैल्यूज हैं, मिड वैल्यू का मतलब ही क्लास मार्क होता है ना, मिड वैल्यूज को मार्क करो बॉक्सेस काउंट करके और उनको ज्वाइन कर दो, और ये बाकी के जो ग्राफ है इनको रिमूव कर दो, तब भी आपका फ्रीक्वेंसी बन जाएगा पॉलीगॉन। लेकिन वो एक प्रॉपर मेथड नहीं है, प्रॉपर मेथड यही है कि आप क्लास मार्क कैलकुलेट करो, उसके बाद में उनसे कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करो, ऑब्जर्व करो और उनको फिर ग्राफ पर प्लॉट कर दो। ये हो गए हमारे सेकंड वाले सेक्शन के पॉइंट्स। 5 5, देन वी हैव 15 19, फिर है 25 17, देन 35 12, देन 45 9, देन 1 45 1। ठीक है, इस तरह से आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। हाँ बच्चे बोलो ये बोलो। 15 का इसमें रिलेशन क्या है? क्लास मार्क्स मतलब हो क्यों, मतलब होता क्या है ये क्लास मार्क्स, मतलब क्लास मार्क निकालने क्यों है ये? मीन होता है एक तरह से। जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करते हो तो देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हिस्टोग्राम में तो ये होता है, ये रेंज बताता है कि यहाँ से यहाँ तक के स्टूडेंट हैं, यहाँ से यहाँ तक के स्टूडेंट हैं, यहाँ से यहाँ तक के स्टूडेंट हैं। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा तो वो एक पॉइंट होता है सिर्फ, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि ये मिडिल वैल्यू है, मीन है, ठीक है। मीन है तो मतलब अगर हमें इसका क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना है तो इसकी आधी वैल्यू इधर देखेंगे, आधी वैल्यू इधर देखेंगे, मीन्स ये 25 से 30 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं उनके कितने मार्क्स हैं, 17। ये रेंज को बताता है। यहाँ पर हमें रेंज इनको देखकर पता चल रही थी कि 100 से लेकर 200 तक के जो बच्चे हैं उनके मार्क्स कितने हैं, 35 हैं। ऐसे यहाँ पर इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि ये पॉइंट किसके बीच में फॉल कर रहा है, 25 to 30 के बीच में। तो इसका मतलब 25 से 30 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कितने हैं, 17 है। गॉट इट। और ये अगर और अगर आपका 10 10 का डिफरेंस है तो 20 to 30 इस तरह से ले सकते हो। -5 कहाँ से आया, 5 कहाँ है बच्चे, -5 कहाँ है पीयूष, -5 तो है ही नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे बोलो। सर हम इसमें पता कैसे लगाएंगे कौन सा एक्स एक्सिस और कौन सा वाई एक्सिस पर मार्क होना है? ये मैंने उस दिन बताया था आपको और फिर से बता रहा हूँ कि हमेशा जो मार्क्स होते हैं, जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस पर आती है। मार्क्स इंडिपेंडेंट वैल्यू है, आप कुछ करोगे कुछ नहीं करोगे मार्क्स तो फिक्स ही रहेंगे, है ना। तो ये इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, मार्क्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, उसको हम एक्स एक्सिस पर मार्क करेंगे। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी होते हैं वो हमेशा राइट या वाई एक्सिस पर। जीरो के लेफ्ट में -5, वो तो बच्चे ग्राफ पर ड्रॉ करते हो, वो दिखाया हुआ है, बस आपको उसका कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसमें मैं बता ओके देता हूँ सर। कि मैंने बता देता हूँ कि -5 से क्यों किया हुआ है। ये अलग अलग केसेस में होता है कि कुछ टीचर्स कहते हैं कि नहीं, जहां से ग्राफ स्टार्ट है आप वहीं से स्टार्ट करो, इस तरह से। कुछ टीचर कहते हैं नहीं, इसको आपको एक्सिस से मिलाने, तो एक्सिस से जब हम मिलाते हैं तो उसे क्या करते हैं, जितना डिफरेंस इधर है लेफ्ट साइड में उतना ही सॉरी राइट साइड में उतना ही डिफरेंस लेफ्ट साइड में लेते हैं ओरिजिन से, और उससे हम इसको ज्वाइन कर देते हैं बस। तो नहीं भी करोगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा।
किसने ज्यादा स्कोर किया, किसका परफॉर्मेंस ज्यादा है, आप खुद बताओ किसने ज्यादा स्कोर किया। चलो आप लोग ही बताओ मुझे इस ग्राफ को देखकर किसने ज्यादा। आप इंडिविजुअल स्टूडेंट का तो बता ही नहीं सकते, आप सिर्फ और सिर्फ बता सकते हो सेक्शन का। तो किस सेक्शन ने ज्यादा अच्छा स्कोर किया है, सेक्शन ए या सेक्शन बी? सेक्शन बी। बी। बी ने क्यों बच्चे? सर आप बिकॉज सेक्शन बी ग्राफ इज गोइंग अपर देन द सेक्शन ए ग्राफ। लेकिन वो बस थोड़े से टाइम के लिए, फिर उसके बाद तो वो सेक्शन बी से कम ही कम रहा है। बट सो बहुत ज्यादा रिटार्डेशन है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है हाँ, आवाज सब, नहीं आ बट रही। सब लास्ट में से नीचे बहुत बच्चे ज्यादा तुम्हारे, डिक्रीज हो रहा है सर उसके। तुम्हारी आवाज ठीक नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर मैं, चलो मैं ही बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो सेक्शन ए है उसकी फ्रीक्वेंसी देखो, वो ज्यादा टाइम के लिए ऊपर रहा है। सेक्शन ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही ऊपर रहा है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी इतना ज्यादा नहीं है। उसके बाद ये नीचे ही नीचे गया सेक्शन बी से। तो किसका परफॉर्मेंस बेटर है? सेक्शन ए का परफॉर्मेंस बेटर है, सेक्शन बी का नहीं। सेक्शन बी इतने ज्यादा, आप यहाँ से ये देख सकते हो, यहाँ से लेकर, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका परफॉर्मेंस जो है वो सेक्शन बी से, सेक्शन ए से सॉरी, ज्यादा रहा सेक्शन बी का। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहा? सेक्शन बी का रहा, वो ऊपर रहा। तो आप खुद ही देख लो डिफरेंशिएट करके कि किसकी लाइन ज्यादा बड़ी है। सेक्शन बी की लाइन ज्यादा बड़ी है, इसका परफॉर्मेंस ज्यादा, सॉरी सेक्शन ए की, सेक्शन ए की लाइन ज्यादा बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हो, सेक्शन ए ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। सेक्शन बी उसके बाद नीचे ही नीचे रहा उसके। सर ये -5 मतलब क्यों लिया आपने, 0 से क्यों नहीं बनाया? मैंने नहीं बनाया बच्चे, वही मैंने बताया था कि ये जब हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर जब हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है उसको हमें नीचे एक्सिस पर टच करना होता है। तो इसमें अलग अलग टीचर अलग अलग करवा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको -5 से कराए। कुछ टीचर्स ऐसे भी करवा सकते हैं कि आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो 5 से स्टार्ट कराए तो वहीं से आप ऊपर नीचे यहाँ से बना दो, फाइन। लेकिन जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि आपका जितने जितने का भी डिफरेंस है, आपने 0 से 5 का डिफरेंस यहाँ लिया है तो 0 से 5 का डिफरेंस लेफ्ट साइड में लेकर वहां से आप ग्राफ्स को ज्वाइन करोगे। ऐसा क्यों करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन जब हम करेंगे आगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का उसमें बताऊंगा कि ऐसा क्यों करना होता है। बस लेकिन अभी बताओ कि क्या आपको ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अगर डबल डेटा का आ गया तो क्या आप बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? यस सर। बिल्कुल, ग्राफ की परफॉर्मेंस पूछ सकते हैं कि परफॉर्मेंस, ये जैसे क्वेश्चन में आया ही था कि बताओ कि ग्राफ को देखकर बताइए कि कौन से सेक्शन ने ज्यादा अच्छा स्कोर किया। चलो ठीक है। नाउ इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं स्किप भी कर रहा हूँ जो एक जैसे हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जिसमें आपको डबल डेटा बनाना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गया सीधे, 7th वाला आप खुद करके देखोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हालांकि ये पिछले टर्म में हटा दिए गए थे, अब इस टर्म का पता नहीं है क्योंकि रिड्यूस हो सकता है आपका भी जो सिलेबस है। अगर रिड्यूस हुआ तो पॉसिबली ये वाले ग्राफ हट जाएंगे। स्टिल आपको आने चाहिए कि कैसे हम बनाते हैं जब क्लास साइज जो होता है वो इक्वल नहीं होता है। क्लासेस कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन क्लास साइज डिफरेंट है। आप यहाँ पर देखोगे 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 2 का है, फिर 2 का है, फिर 3 का है, फिर 5 का है। तो जब क्लास साइज इक्वल ना हो उस केस में हम नॉर्मली जो ग्राफ होता है हिस्टोग्राम वो
ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा, आपने आज तक ये तो पढ़ा है कि जो हिस्टोग्राम है वो सिंपली बना दिया और बस हो गया काम। लेकिन ये जो ग्राफ होता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा था और यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या फिर हिस्टोग्राम होता है वो किसी वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है। ये जो हिस्टोग्राम्स बनते हैं, ये जो इसमें रेक्टेंगल्स बनते हैं, ये रेक्टेंगल्स फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना, जैसे कि देखता हूँ अगर पीछे वाले क्वेश्चन में था ऐसा। हाँ, जस्ट गिव मी। हाँ, जैसे इस वाले ग्राफ में आप देख रहे हो, हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम की जो नीचे वाली यूनिट है वो कितने यूनिट हमने लिए है, अगर आप ग्राफ पर ड्रॉ करोगे तो ये कितने सेंटीमीटर या कितने इंच की होगी? 1 यूनिट ही कहोगे आप इसको? ये 1 यूनिट का ही लोगे, 2 यूनिट तो नहीं लोगे? सबके बीच में 1 1 यूनिट का डिफरेंस होगा, यस और नो? चाहे वो सेंटीमीटर्स हो या इंचज हो, लेकिन सबके बीच में जो यूनिट होगी 1 1 यूनिट ही होगी, है ना? और अब इनकी लेंथ को देखो आप, ये जो है फर्स्ट वाले केस में जो लेंथ है वो कितनी है? 14 है। ब्रेथ बोल सकते हो आप इसको, लेंथ ही है, ब्रेथ ही है। 14 है। दूसरे वाले रेक्टेंगल की जो है ये कितनी है? 56 है। ये यहाँ से यहाँ तक हमने कितने यूनिट लिए? तो ये जो रेक्टेंगल का एरिया है ये हमेशा फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप यहाँ से भी देखोगे, 100 भी आप कंसिडर कर लो, 100 × 14 कितना हो जाएगा? 1400। ठीक है, यहाँ से आप अगर क्लास मार्क निकालोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो रेक्टेंगल का एरिया है ये हमेशा फ्रीक्वेंसी को ही रिप्रेजेंट करता है। अभी मैं बनाकर बताता हूँ आपको आगे वाला, और क्लियर हो जाएगा कि अगर हम उस केस में, जिस केस में रेक्टेंग जो क्लास साइज है वो इक्वल अगर नहीं दिया है, तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? वही होगा जैसे हमने डिसकंटिन्यूअस क्लासेस का बनाया था, उस केस में कुछ और प्रॉब्लम आई थी। इस केस में क्या प्रॉब्लम आएगी? इस केस में प्रॉब्लम आएगी यूनिट्स की, कि आप ग्राफ तो बना लोगे, ये हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपका, आपने यहाँ पर जो है एजेस ले ली, 1 2 3 4 5 6, 1 1 का डिफरेंस ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर भी आपने ले लिया, चलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 12 है, तो 1 1 का ही ले लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। अब आप अगर ग्राफ बनाओगे 1 to 2 के बीच में कितना है? 5। इजिली ड्रॉ कर सकते हो। आपको लग रहा होगा इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 to 2 है कितना? 5। तो 1 to 2 हमने ले लिया 5, यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये बन गया एक हमारा रेक्टेंगल। दूसरा है 2 to 3 3। 2 to 3 3 है, चलो ये भी बन गया इजिली। फिर है 3 to 5। अब 3 to 5, 3 to 5 हमने कितना बनाया? 6 बनाया। 3 to 5 में 6 तक का बनाया, 3 to 5 हो गया 6 तक का, ये हो गया। फिर 5 to 7 है कितना? 12 का। 5 to 7 है 12 तक का, ये भी बना लोगे आप इस तरह से। ठीक है, तो जब आप ऐसे बना लोगे तो आप देखोगे आपके जो रेक्टेंगल्स हैं जो बने हैं वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, यूनिफॉर्म नहीं है एग्जैक्टली इस केस में आपकी ये, हम ये देखते हैं कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। में हमें मीन्स क्लास मार्क करने पड़ेंगे। नहीं, क्लास मार्क भी निकालोगे तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। क्लास मार्क से भी तो डिफरेंट आएगा। जब क्लास साइज ही सेम नहीं है तो क्लास मार्क्स में भी डिफरेंस होगा, तो उस केस में हम क्लास मार्क से भी काम नहीं चला सकते।
किसी का क्लास मार्क कुछ आएगा, किसी का कुछ और आएगा, और उन दोनों का डिफरेंस भी अलग होगा। किसी का 1 होगा, किसी का 2 हो जाएगा, किसी का 3 हो जाएगा। तो क्लास मार्क भी जो होंगे वो यूनिफॉर्म नहीं होंगे। तो ऐसे केसेस में हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, हमें एक सेपरेट टेबल बनानी पड़ती है जिससे हम जो रेक्टेंगल्स हैं उनकी विड्थ और लेंथ को एडजस्ट कर सकें। ये होता है फॉर्मूला, ये आप लिख लो पहले, फिर मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है। यू हैव दिस फॉर्मूला, मिनिमम क्लास ओवर क्लास साइज multiplied by frequency. This formula has to be used in such cases when you have नॉन यूनिफॉर्म क्लास साइज। कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, जो क्लास साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो उस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे टू फाइंड आउट या एडजस्ट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ, जो हम रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ को एडजस्ट करने के लिए। अब इसको यूज क्या कैसे करना है, आप टेबल बनाओगे। यहाँ पर मिनिमम क्लास साइज का मतलब है जो भी सबसे छोटी क्लास साइज है। यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, देखो है ना, सबसे छोटा जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है। तो मिनिमम क्लास साइज के प्लेस पर हमेशा 1 ही आएगा इस फॉर्मूला में, 1 1 1 1 1। फिर हमारे पास क्या है, क्लास साइज। हर क्लास इंटरवल का क्लास साइज, जैसे इस क्लास इंटरवल का साइज 1 है तो हमने यहाँ पर अपॉन 1 रखा, यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ भी अपॉन में 1 रखा, यहाँ पर 2 है तो अपॉन में 2 रखा, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी अपॉन में 2 रखा। इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिसाइड कर ली और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। सर हाँ जी बोलो। इसे 5 में वो 2 नहीं आएगा? 3 से क्योंकि 5 में, मतलब 5 - 3 करेंगे तो 2 ही आएगा। हाँ तो 2 ही तो लिखा है बच्चे, 3 से 5 में 2 ही तो लिखा है। नहीं, मिनिमम क्लास साइज में नहीं, मिनिमम आपको जो मिनिमम लेनी है वो सब में सेम लेनी है। मिनिमम का मतलब यहाँ पर है कि सारी क्लासेस में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो लेनी है। सभी क्लासेस में सबसे छोटी वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी। मिनिमम क्लास साइज हमेशा फिक्स रहेगा, ये आप चेंज नहीं करोगे। ये आप टेबल से पहले ही ऑब्जर्व कर लोगे कि सबसे छोटी क्लास साइज क्या है, वो आप हमेशा सेम ही रखोगे, इसको चेंज नहीं करना है। उसके अपॉन में उसकी रेस्पेक्टिव क्लास साइज रखना है। फिर ये क्लास साइज मतलब कैसे निकालेंगे, चूज कैसे करेंगे? अरे मिनिमम का मतलब क्या होता है नहीं, बताओ। जैसे अब हाँ बोलो। 7 - 5 दिया हुआ है तो 2 हाँ लिख लेंगे फिर। तो वो नीचे लिखना है। 7 - 5 2, वो हाँ नीचे वो तो लिखना है। वो नीचे लिखना है। जो मिनिमम क्लास साइज वो आप सबका सेपरेटली देखोगे कि सबसे छोटा क्या होगा। यस ऐसे ही होता है पीयूष, तभी ये हटाया था, पिछले साल तो हटा दिया था। आई डोंट नो कि इस सर बार आएगा बहुत नहीं सारी आएगा। चीजें हो गई, अब इतनी चीजें ग्राफ के लिए याद करेंगे तो और कैसे पढ़ेंगे? अच्छे, अगर आगे जाके आपने स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल साइंस करी तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। उसके बाद में ऐसे ग्राफ बन जाएगा। देखो ये ग्राफ किस तरह से बनाओगे आप, आपकी जो ये होगी विथ ऑफ क्लास 1 से 2 के बीच में, ये विथ ऑफ क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है ना। तो सबसे पहला जो आपका रेक्टेंगल बनेगा इस वाली क्लास साइज के लिए, उसमें आप विथ ऑफ क्लास लोगे, कितना है विथ ऑफ क्लास, कितना है 1 है, तो 1 आ गया, ये 1 आ गया। और लेंथ ऑफ क्लास कितनी आई फॉर्मूला यूज करके 5, तो 1 से लेकर 5 तक। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि इनकी जब मल्टीप्लाई होगी तो वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। मींस ये जो रेक्टेंगल्स बनते हैं इनका एरिया हमेशा फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए। मेन आइडिया एक्चुअली ये होता है, आप करके भी देख सकते हो। 2 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स, 2 3 आर कितने होते हैं 6 होते हैं, और थर्ड क्या है 6 है। ऐसे ये वाला कितना है 2 यूनिट्स एंड 6 यूनिट, 6 2 आर कितने होते हैं 12 होते हैं, तो ये 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 3 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 यूनिट्स दैट इज 9 यूनिट स्क्वायर, तो ये इस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कितना है 1 2 3 4 5, 5 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स मीन्स 10, तो ये इस वाली फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही 2 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स 4 यूनिट स्क्वायर, तो ये इस फ्रीक्वेंसी को। तो इनका जो एरिया होता है वो फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम ये काम नहीं करते, ये फॉर्मूला नहीं लगाते, तो उस केस में जो एरिया होता है रेक्टेंगल्स का, बनता तो कुछ कुछ ऐसा ही कि किसी में 2 यूनिट्स आ रहे हैं किसी में 3 यूनिट्स, लेकिन जो एरिया होता वो फ्रीक्वेंसीज को शो नहीं कराता, वो कुछ गड़बड़ हो जाता।
दैट्स वाई ये एक फॉर्मूला उन्होंने बनाया जिससे हम इजिली रेक्टेंगल की लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। मुश्किल है, वियर्ड है, यस आई नो। बहुत सारे टीचर्स स्किप करा देते हैं यही कह के कि बेकार है, काम का नहीं है। नो ऑफेंस, बट बहुत सारे टीचर्स इस काम को कर देते हैं कि छोड़ो, या फिर नॉर्मली बनवा देते हैं। दे डोंट इवन हैव आइडिया कि इसमें ऐसा कुछ करना होता है या फिर हमें रेक्टेंगल का एरिया फ्रीक्वेंसीज के इक्वल करना होता है। बहुत कई बार ऐसा होता है। सो अगर ऐसा होता है तो प्लीज डोंट डू दैट। अगर कोई चीज कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से करो, अदरवाइज छोड़ ही दो तो बेटर है फिर। बट यहाँ पर छोड़ने से काम चलेगा नहीं, आपको एग्जाम में आ गया तो करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद करके देखोगे। ऐसा ही है, कुछ कुछ नहीं आता है समझ में तो फिर से पूछ लेना, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि हो सकता है ये हट ही जाए कोर्स से। तो थोड़े दिन का वेट करो, 1 वीक में भी। उसके बाद में अगर नहीं कोई नोटिफिकेशन आता है तो फिर से कर 10th लेना। में है ये? नहीं 10th में नहीं है, डोंट वरी। 10th में इससे भी ज्यादा वियर्ड है। मतलब मुश्किल। हाँ, लेकिन वो कोर्स से हटे हुए हैं फिलहाल। कोर्स से हटाए हुए हैं पीयूष, डोंट वरी। हमारा लक बेकार है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो कोर्स से हटाए हुए का मतलब है हो सकता है वो आगे भी ना आए।